नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त मेरे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई, बिहार में आपके साथ ओवैसी भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, गठबंधन है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ये यूपी में भी कायम रहेगा क्या? देखिए, अभी बिहार की परिस्थितियों को लेके और बिहार में जो पार्टी का कैडर है उन्होंने फैसला लिया है कि वोटों का बिखराव ना हो तो मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कुछ सीटों पे दूसरे दल लड़ रहे हैं, कुछ पे हमारा दल लड़ रहा है। कुल मिला के 60 के करीब सीटें हैं जिन पे तीनों दल मिलकर लड़ रहे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं कि इन जो बहुजन समाज है उनमें जो है वोटों का बिखराव ना हो और अच्छे परिणाम आए और हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व बने, रिप्रेजेंटेशन हो, हमारा आदमी वहाँ विधानसभा में जाए और जाके हमारे मुद्दों पे जो है संघर्ष करे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको कभी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। भारत का संविधान जो है, जो रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता है, लेकिन क्या आज देश में या बिहार के हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है? मेरा कोरोना काल याद है, यही बिहार के लोग थे जो दर दर भटक रहे थे दिल्ली में, जिनके लिए सरकार के पास बस नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था देने के लिए, इनको सर ढकने के लिए छत नहीं थी। मैंने सब अपनी आंखों देखा है। बिहार के साथ बड़ा अन्याय हुआ। बिहार बहुत पीछे। बिहार की लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हर मुद्दों पे हमने बिहार की लड़ाई लड़ी है। हमारा बहुत सारा कैडर वहां पर है। मैं कई बार जब बहन बेटियों के सम्मान का घटना घटी तो मैं खुद वहां गया। तो हम चाहते हैं और वहां के लोग भी चाहते हैं कि बिहार में हमारा रिप्रेजेंटेशन हो और वो विधानसभा में उनके मुद्दों को लड़े। कल मैं देख रहा था, रेलवे फाटक पे खड़े हुए थे, आपने गाड़ी फंसी हुई थी आपकी, कह रहे थे अभी कोई गुहार लगा रहे थे, कोई मेरे यहाँ पे नगीना में 2 जगह पे, नेटोर के बाहर 1 जगह पे, धामपुर में 2 जगह पे, शिहोरा में 1 जगह पे और हल्दौर में पुराने फाटक बने हुए हैं। और उन फाटकों की वजह से 15-15, 20-20 मिनट ट्रेन जब आने में देरी होती है तो व्यक्ति खड़ा रहता है। आप ये देखिए, समय वैल्यूबल है। कई बार हम ये देखते हैं कि 5 मिनट की देरी हो जाए तो किसी की जान चली जाती है, और 5 मिनट का अगर समय बच जाए तो किसी की जान बच सकती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि कई बार मेरे सामने, मेरे क्षेत्र में ऐसी घटनाएं और देश में भी आई हैं, प्रदेश में भी, कि 5 मिनट पहले अगर हॉस्पिटल चले जाते तो हमारे परिवार को व्यक्ति बच जाता। मैंने केंद्रीय रेल मंत्री जी से, वैष्णव जी से मिलकर ज्ञापन दिया, हाउस में मुद्दा उठाया रेलवे बजट पे, लेकिन आज भी मेरे यहाँ पे ओवरब्रिज और अंडरपास नहीं बने, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। जो ऑफिस जा रहे हैं उनको लेट होता है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको लेट, जो बच्चे पेपर में जा रहे हैं उनको लेट होता है, जो परिजन अपने बीमार परिवार के व्यक्ति को ले जाए उनको लेट होता है। कई बार जान भी चली जाती है। आदमी की जान जरूरी है, आर्थिक नुकसान से आ जाता है, लेकिन परिवार के किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं आ जाता। कई बार ये होता है, इससे बड़ा तकलीफ होती है। इसलिए मैंने कल ये मैंने दिखाया उनको कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, क्या स्थिति है मेरे क्षेत्र में देखना चाहिए। क्या नगीना के लोगों को अंडरपास ओवरब्रिज नहीं मिलना चाहिए? हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम कई उस तरह की ट्रेनों की बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने बड़ा पुल बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया। तो भाई कम से कम जमीन वालों को तो कुछ देख लो। इसलिए मैंने ये मांग उठाई कि, और मैंने विद प्रैक्टिकल उनको बताया कि इस तरह का सामना हमें करना पड़ता है। कई प्रोग्राम में हम भी आधा घंटा लेट हो जाते हैं। तो इसलिए माननीय केंद्रीय रेल मंत्री इसका संज्ञान लें। एक महिला ने सर आपकी एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, साथ में लिखा है कि अगर इसको कोई गलत साबित कर दे तो 1 करोड़ रुपए का इनाम भी दूंगी। देखो, ऐसा है भाई, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, इसलिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन उस बहन जी के लिए जो बात कही, बहन जी हमारा सम्मान है। मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। किसी ऑडियो वीडियो के पास क्यों जाना जब मैं सामने खड़ा हूँ? मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैंने 50 मंचों से कहा कि हम बहन जी का सम्मान करते हैं। राजनीतिक दल हमारे अलग अलग है, लेकिन उनके संघर्ष का हम लोग सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं। काशीराम साहब हमारे राजनीतिक गुरु, हमेशा सम्मान करते रहेंगे। ये हमारे सिद्धांत है, ये हमारे संस्कार है जो हमारे माँ बाप से हमें मिले। हम हमें आज तक उनका सम्मान करते हैं। मैंने 50 मंचों से कहा हुआ, आगे भी हम लोग उनका सम्मान करेंगे। किसी ऑडियो वीडियो के बारे में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते। कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या आपकी टीम? अब ये पार्टी अपना काम कर रही है। चलिए, एक आखिरी सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में जो योगी जी के स्टेटमेंट आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी लगातार निशाने पर है। आपने भी कमेंट किया था उनके ऊपर, तो अब क्या कहना चाहेंगे? इन बयानों को कैसे देखते हैं योगी जी? कौन सा बयान?
पहले डेंटिंग पेंटिंग वाला बयान आया। ठीक है, सत्ता में है तो जो मना है बोल रहे हैं, सत्ता चली जाएगी तो यही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे। आप लगातार कहते रहते कि भाई चलने की जरूरत ही नहीं है, कोई सवाल हो तो यही खड़े होकर कर लेंगे, कोई अगर जा रहा साथ साथ चलने की क्या जरूरत है? आप बताओ कोई सवाल है तो और बचा दो। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया था उसके बाद आप भी लगातार कई मंचों से कह चुके हैं कि भाई मेरे खतरा है मेरे को अपनी जान का। नहीं, मैं खतरा क्या है? आप तो यहीं रहते हैं, आपने देखा नहीं मेरे ऊपर गोली चली है? खतरा किसे होता है? इस पर गोली चली हो या जो हवा में बात कर रहा हो? अगर मुझे खतरा नहीं तो क्यों सुरक्षा दी है सरकार ने? मुझे वापस ले लीजिए अगर मुझे खतरा नहीं है। यहाँ तो रोज मैं किसी न किसी गांव में, किसी न किसी जिले से, कभी मथुरा में, कभी कहीं और सुनता हूँ कि कहते हैं कि मार देंगे, जला देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूँ, भगवान बुद्ध को, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज, जिस दिन मेरी मौत आएगी आ जाएगी। मैं डर के जीने वालों में से कोई नहीं यार, जब तक जीवन है लड़ूंगा, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। ठीक है, तो